जी, अस्सलाम वालेकुम। दैट्स वंडरफुल। चलें जी, हम क्लास को प्रोसीड करते हैं। और कल की क्लास में से किसी भी बंदे का कोई क्वेश्चन है तो आई एम देयर टू रिस्पॉन्ड यू। आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज हम आज की क्लास को प्रोसीड करते हैं। आपकी कल की क्लास का लिंक मिस साबरा ने आपके ग्रुप में भेज दिया था, तो शायद जिन लोगों ने क्लास ली होगी तो उनको वो लिंक मिल चुका होगा। सर, आज हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा। कल की क्लास में आपको याद होगा जो चीज़ें हमने पढ़ी थी, हमने सर डिस्कस किया था। 2 मिनट में हम रिकैप लेते हैं। हमने ये कहा था कि हमारा जो सब्जेक्ट है CMA, उसका जो पार्ट 1 है उसके 6 सेक्शंस हैं। पार्ट 1 के आप कह लीजिए कि आगे 6 एरियाज हैं। उन 6 एरियाज में से जो एरिया नंबर 1 था, जो कि एक्सटर्नल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग डिसीजंस, मैं आपको बताता चलूं कि यहाँ पे हम अकाउंट्स के बारे में पढ़ रहे होंगे। बेसिकली इस एरिया में हम अकाउंट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो इस एरिया को हमने स्टार्ट किया था। इसमें हमने कल की क्लास में डिस्कस किया था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं। उसको मैंने आपको बताया था कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं, आपको याद होगा, तो मैंने कहा था इसके 5 कंपोनेंट्स होते हैं। कितने कंपोनेंट्स होते हैं जी? 5 कंपोनेंट्स होते हैं। इन सारे कंपोनेंट्स को मैंने आपको दिखाया था, शायद आपको याद हो, कि ये बैलेंस शीट है, ये इनकम स्टेटमेंट है, ये कम्प्रिहेंसिव इनकम है। तो मैंने आपको इनको दिखाया था। तो इन सारे कंपोनेंट्स को हमने वन बाय वन देखना है, वन बाय वन। तो उसमें हमने कहा कि बेसिकली ये कंपोनेंट्स बनते कैसे हैं, इसके लिए एक सब्जेक्ट है जिसको पढ़ा जाता है। नॉर्मली हम उसको कहते हैं अकाउंटिंग। क्या बोला जाता है? अकाउंटिंग। जब हम सर अकाउंटिंग की बात करें, तो अकाउंटिंग क्यों की जाती है? अकाउंटिंग इसलिए की जाती है ताकि हमें यूजफुल इंफॉर्मेशन मिले। सर, किस चीज के बारे में हमें यूजफुल इंफॉर्मेशन मिले? हमें यूजफुल इंफॉर्मेशन मिले एज अ, आप कह लीजिए, यूजर। अब यूजर कौन होता है? यूजर वो लोग होते हैं जिन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को यूज करना होता है। ये आपके डायरेक्ट यूजर हो सकते हैं, इनडायरेक्ट यूजर हो सकते हैं, इंटरनल यूजर हो सकते हैं, एक्सटर्नल यूजर हो सकते हैं। ये सर यूजर्स क्यों यूज करते हैं आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को? सर, उन्होंने यूजर्स ने मुख्तलिफ मकसद के लिए यूज करना होता है। उनके जो मुख्तलिफ ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्या क्या हो सकते हैं? सारी ये डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पे मेंशन्ड है इस स्लाइड पे। कि वो इन्वेस्टमेंट के डिसीजन करने हो, क्रेडिट देने का डिसीजन करना हो, किसी कंपनी की मैनेजमेंट की परफॉर्मेंस देखनी हो, तो ये वो डिफरेंट चीजें थी जिसकी वजह से यूजर फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूज करता है। अब यूजर को कब समझ आएगी? यूजर के पास तीन चीजें होंगी। उसके पास एक रीजनेबल नॉलेज होगा, किस चीज का? बिजनेस का और एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज का। उसी सिलसिले में मैं और आप लोग हाजिर हुए हैं इसको समझने के लिए। फिर उसके पास रीजनेबल इंटेलिजेंस होगी, किस चीज की? वो इंटेलिजेंस हो कि उसने स्टडी करना है, ठीक है, और उसके लिए वो विलिंग भी हो। प्लस किस चीज को? फाइनेंशियल स्टेटमेंट को स्टडी करना है। प्लस उसके पास एक रीजनेबल लेवल तक कॉम्पिटेंस हो, ठीक है। किस चीज की कॉम्पिटेंस हो? ठीक है, कि उसने ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है इसके अंदर जो डिफरेंट टर्म्स हैं उनको जो अंडरस्टैंड करना है, पहले उसको उनका इल्म होना चाहिए। ठीक है जी। सर आ, जी। सर ये जो आप बता रहे हैं रीजनेबल नॉलेज और रीजनेबल इंटेलिजेंस, ये सर यूजर के लिए होना चाहिए या हमारे पास होना चाहिए? नहीं सर, देखें, अभी तो हम तो देखें फाइनेंस पर्सन है तो ऑब्वियसली हमें तो पता ही होगा। ये बेसिकली जिस बंदे ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को समझना है ना, उन यूजर्स की बात हो रही है, ठीक है। यानी कि वो कोई बंदा हो सकता है, वो इन्वेस्टर हो सकता है, वो आपका एम्प्लॉय हो सकता है, वो आपका लेंडर हो सकता है। वो कोई भी पर्सन हो जिसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बेस पे फैसला करना है, ठीक है। जी सर। उस हम ठीक है, जी सर। ठीक है। उसके बाद हमने IFRS एंड US गैप्स के दरमियान फर्क समझा था। उसमें हमने कहा था जो आपके IFRS हैं ये प्रिंसिपल बेस्ड हैं, जो आपके US गैप्स हैं ये रूल बेस्ड बेस्ड हैं। ये थोड़ी सी डिटेल्ड गाइडेंस देते हैं, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है। इनकी इंटरप्रिटेशन आप जाती तौर पे नहीं कर सकते उस तरह से। जबकि आपकी फ्लेक्सिबिलिटी कहाँ पाई जाती है? IFRS में। इंटरनेशनली भी IFRS यूज होते हैं। तो इन चीज़ों को कल हमने देखने की कोशिश की थी। ये स्लाइड्स आपके साथ शेयर हो जाएंगी, ठीक है। हमने कल स्टार्ट किया था बैलेंस शीट को, और यहाँ पे हमने अपनी क्लास को स्टॉप कर दिया था। यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हमने एलिमेंट नंबर 1 को स्टार्ट किया था, और यहाँ पे हमने क्लोज कर दिया था अपनी क्लास को। सर, बैलेंस शीट या जिसको स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बोलते हैं, ये क्या चीज है? तो इसको हम समझने की कोशिश करते हैं।
मेरे प्यारे दोस्तों, इसके लिए हम चलते हैं गूगल पे। तो यहाँ पे क्यों सर जा रहे हैं? ताकि सर हम प्रैक्टिकली चीजों को देख सकें, चीज को देख सकें, ताकि बैलेंस शीट होती कैसी है। जब बैलेंस शीट को हम प्रैक्टिकली देख लेंगे तो फिर शायद हमें समझना आसान हो जाएगा रिलेटिवली, एज कंपेयर टू हम वैसे लॉ को उनको पढ़ें अपनी थ्योरी को कि अच्छा बैलेंस शीट ये होती है वो होती है, तो हम उस पर नहीं जा रहे हैं। हम क्या करने जा रहे हैं? बैलेंस शीट को देखने जा रहे हैं, ठीक है जी। इसके लिए मैं ख्याल है कहीं मैं आगे निकल गया हूँ, एक मिनट दीजिएगा। बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, ये देखिए जी। जो बैलेंस शीट है इसका दूसरा नाम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन भी होता है। ये आपके साथ मैंने डिस्कस किया था कल भी। अब सर बैलेंस शीट में होता क्या है, बल्कि मैं एक और आसान काम करता हूँ, वन पेजर टी शेप बैलेंस शीट, वो इसलिए इसको देखना आसान होगा। जी सर, मैंने ना माजरत के साथ सारे लोग मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम हैं, लेकिन जो नॉन फाइनेंस अकाउंटेंट्स हैं हमारे पास, हम उनके लगे हुए हैं, वरना बाकी आप लोग बड़े काबिल लोग हैं जिन लोगों को ये चीज़ें पता भी होंगी और उनको शायद ये तंगी भी हो रही हो, लेकिन हम थोड़ा सा देखते हैं। ये दूसरे लोग के लिए है, भले वो दो लोग ही क्यों ना हो। सर, सर ये बैलेंस शीट होती है, ये बिल्कुल सादी, हमने वन पेजर बैलेंस शीट को देखा है। इस बैलेंस शीट की बात करें तो इसमें देखिए दो साइड्स होती हैं, ठीक है। आपकी जो लेफ्ट साइड है इस पे आपके एसेट्स आ रहे हैं, और राइट साइड पे दो चीजें आ रही हैं, नंबर वन पे लायबिलिटीज और दूसरे नंबर पे स्टॉक होल्डर इक्विटी। याद रखिएगा ये भी वैसे यूएस बेस्ड जो आपका स्ट्रक्चर है उस पर बनी हुई है। सर आपको कैसे पता चला? सर मुझे ये स्टॉक होल्डर इक्विटी है, ये वर्ड आपका यूएस का जो गैप्स है वो यूज करते हैं। अब सर जो ये वाली साइड है, लेफ्ट साइड है, यहाँ पे एसेट्स हैं। एसेट्स की बात करें तो इनमें करंट एसेट्स होते हैं एंड नॉन करंट एसेट्स होते हैं। सर करंट एसेट्स किसको कहते हैं? ऐसी चीजें जो एक साल के अंदर विद इन वन ईयर हम सेल करके कैश में कन्वर्ट कर सकें। ऑब्वियसली कैश को तो हम सेल नहीं करते, कैश तो कैश ही होता है, ठीक है। लेकिन अकाउंट रिसीवेबल से नॉर्मली एक साल में पैसे मिल जाते हैं। बिल्डिंग का जो हमने एडवांस में किराया दिया हुआ है, वो 2 माह का हो, 6 माह का, साल का हो, एक साल में वो आपका ये जो प्रीपेड, ये भी एक एसेट है, एडवांस में किसी को पैसे देने, ये भी एक एसेट होता है। तो जैसे जैसे आपका किराया वो अदा होता जाएगा तो आपका एडवांस भी कम होता जाएगा। तो यानी कि अब आपका नहीं सर, ये तो इसका मतलब ये है कि एसेट ना सिर्फ आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, बल्कि आपका एसेट कम हो जाए एक साल के अंदर तो उसको भी हम कहेंगे ये करंट एसेट था जो एक साल में गायब हो जाए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जो हमने कोई एडवांस में इंश्योरेंस पे की हुई है, सप्लायर्स हैं, इसको हमने बार बार पढ़ना है, परेशान नहीं हो जाना। उसके बाद आपके नॉन करंट एसेट, ऐसे एसेट जो एक साल में जाया ना हो या एक साल में आपको फायदा नहीं देते, एक साल से ज्यादा टाइम पीरियड के लिए आपको फायदा दे रहे होते हैं, ऐसे एसेट्स को आपके नॉन करंट एसेट्स बोला जाता है। इस तरह से आपकी एसेट्स बनते कैसे हैं? सर मैं इस चीज के बारे में अगर आपसे बात करूं, मैं बिल्कुल आपसे एक सिंपल सी बात करूंगा। सर एक बात समझिएगा, इसके लिए हम एक्सेल पे चलते हैं। और ये समझिएगा, आप लोग के नॉलेज में होगा कि फर्ज करें आपके पास, आप खुद कमाते हैं और आपको कहीं से भी इनकम नहीं होती, तो आप जो पर्सनल तौर पे इनकम अर्न करते हैं तो आपके एसेट्स कितने हो गए? लेट्स से मैं बिल्कुल सादा करके इसको बयान करता हूँ। क्लास नंबर सेकंड है हमारी, क्लास सेकंड, ठीक है, 14 जनवरी। क्या सर एक बात समझिएगा, फर्ज करें मेरी सैलरी 5 लाख है, फर्ज करें मेरी सैलरी कितनी है, 5 लाख है। पूरे साल की सैलरी कितनी बनेगी? तो आपकी सैलरी 6 मिलियन बनेगी, ठीक है, 60 लाख रुपए बनेगी। सर इसमें से लेट से मैं 65% एक्सपेंसिस कर लेता हूँ। तो आज से पहले मैं कभी कमाता नहीं था, ये मेरी फर्स्ट जॉब है, तो मेरे पास एसेट्स कितने होंगे? सर मेरे पास जो एसेट्स होंगे वो सर जितने मैंने कमाए उसमें से जितने खर्चे कर दिए, ये जो मेरी सेविंग है, हो सकता है ये मेरे पास कैश पड़ा हो सकता है कि पैसे मेरे पास बैंक में पड़े हों, हो सकता है कुछ कैश हो कुछ बैंक में हो सकता है मैंने प्लॉट ले लिया हो। इसका मतलब ये है कि जो मेरे एसेट्स बनते हैं वो मेरी सेविंग से ही बनते हैं। अब सर इसको अगर मैं डिस्कस करता चलूं, फर्ज करें कि मैंने अपने वालिद से या अपने भाई से लोन ले लिया। जब लोन ले लिया, फर्ज करें वो कैश लिया,
उस कैश को, मैंने गाड़ी लेनी थी एक 90 लाख रुपए की, लेट्स सपोज। तो वो मैंने, अब मेरे पास पड़े हुए थे कितने, 21 लाख। बाकी मैंने सारे पैसे अपने भाई से ले लिए, या अपने माला साहब से लोन ले लिए, कितने पैसे, 69 लाख। अब मेरे पास टोटल एसेट्स कोई पूछे, इसको आप लोन लिया है, तो ये मेरे पास गाड़ी आ गई है, कार आ गई है। ये जो कार है ये मेरे टोटल एसेट्स है। ये एसेट्स के बैक साइड पे एक तो आपकी इनकम होती है, और दूसरे नंबर पे लोन होते हैं, ठीक है। जब हम बिजनेस को डिस्कस करते हैं, तो बिल्कुल इस तरह बिजनेस में आपके जो एसेट्स बनते हैं, उनमें भी आपके जो बिजनेस करने वाले लोग हैं, जिन्होंने बिजनेस को स्टार्ट किया था, उन्होंने पैसे लगाए थे, जिसको स्टॉक होल्डर इक्विटी कहते हैं, एक तो वो होंगे। और दूसरे नंबर पे बिजनेस ने जिन लोगों के पैसे देने हैं, जिसमें लोन लिया था, ये हो सकता है लोन लिया हो, या फर्ज करें कि किसी को वैसे ही पेमेंट करनी हो, हमने उसे सर्विस ले ली हो, तो ये सारी चीजें आपकी लाइबिलिटीज में आती हैं। तो इसको बेसिकली हम ये भी कहते हैं, एक अकाउंटिंग इक्वेशन का कंसेप्ट होता है। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है, यानी कि जो आपके एसेट्स बनते हैं, क्या चीज, जो एसेट्स बनते हैं, बल्कि यहाँ पे मैं अकाउंटिंग इक्वेशन लिख देता हूँ, अकाउंटिंग इक्वेशन। तो ये जो आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन होती है, वो क्या बताती है मेरे प्यारे दोस्तों, अकाउंटिंग इक्वेशन ये बताती है, अगर इसको हम देखें, वो बताते हैं कि आपके जो एसेट्स होते हैं। तो एक बात याद रखिएगा कि मैं कहीं गूगल वगैरह पे इसलिए लेके जाता हूँ ताकि आप जो थ्योरी बना पढ़े, थोड़ा सा आपके माइंड में थोड़ी सी एक इमेज बन जाए कि यार इस तरह से चीजें होती हैं। अच्छा जी, अब इसमें आप देखिए, अगर हम अकाउंटिंग इक्वेशन की बात करें, तो ये है अकाउंटिंग इक्वेशन। उसमें क्या होता है, आपके ऐसे तो उतने ही होंगे जितने कारोबार के ऑनर्स ने इन्वेस्ट किए, और जितनी लाइबिलिटीज होंगी। तो ये अकाउंटिंग इक्वेशन मेरा ख्याल है आपको क्लियर हो गई होगी। अब इसको हमने कहाँ से सर कनेक्ट किया था, हमने इसको कनेक्ट किया था यहाँ से, ठीक है। इसमें हमने कहा था कि बेसिकली आपके एसेट्स भी आते हैं बैलेंस शीट में, आपकी लाइबिलिटीज भी आती हैं बैलेंस शीट में, एंड ऑनर इक्विटी भी आती है। और ये चीजें आपके किसी पॉइंट इन टाइम से कनेक्टेड होती हैं। पॉइंट इन टाइम से कनेक्टेड होने का क्या मतलब है सर, मतलब ये है, जैसे कि हमने यहाँ पे अकाउंट्स को देखा था, तो यहाँ पे देखिए कि ये बैलेंस शीट किस दिन बनाई गई है, 30 जून वाले दिन। लेट्स सपोज कि अगर आपसे कोई बंदा पूछता है कि आपके बैंक में कितने पड़े हुए हैं, तो हम कहते हैं यार अभी इतने पड़े हुए हैं। तो अभी का मतलब होता है कि एज एट लेट्स सपोज 8:46 PM, 14 जनवरी 2025 पे, आई हैव बैलेंस ऑफ रुपीज 1 लाख। तो यानी कि एज एट का मतलब होता है किस दिन या किस टाइम पे। तो बैलेंस शीट नॉर्मली इसमें टाइम नहीं लिखा था, इसमें दिन लिखा था, और दिन से मुराद ये होता है कि आपके बिजनेस आज क्लोज होने के बाद 30 जून वाले दिन आपके पास इतने लाइबिलिटीज और इतने एसेट्स हैं। लेकिन इसमें अगर हम देखने की कोशिश करें, तो ये इक्विटी एंड लाइबिलिटीज उसने इकट्ठा दे दिया है। उसमें यहाँ पे ये इक्विटी है, सबसे पहले इक्विटी आती है। इक्विटी में आपका कैपिटल होता है, आपके वो प्रॉफिट जो बिजनेस ने कमाए होते हैं वो होते हैं। इन दोनों चीजों को मिला दिया जाए, और अगर कंपनी के ओनर्स ने कुछ पैसे निकाल लिए, तो उसको माइनस कर दिया जाए, तो जो आंसर आएगा उसको इक्विटी बोला जाएगा। उसके बाद सारी लाइबिलिटीज होती हैं। लाइबिलिटीज वो होती हैं जो हमने डिफरेंट लोगों के पैसे देने हैं, या डिफरेंट लोगों से हमने सर्विस ले ली है, या डिफरेंट लोगों ने हमें दिए हुए हैं और हमने सर्विस देनी है, एडवांस पड़ा हुआ है हमारे पास, तो वो हमारी लाइबिलिटीज कहलाती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो बैलेंस शीट है, ये कॉम्बिनेशन होता है किस चीज का, आपके एसेट्स, लाइबिलिटीज, इक्विटी, एंड आपके किसी खास पॉइंट इन टाइम पे होगा। तो ये मेरा ख्याल है कि बैलेंस शीट जिन लोगों को पहले फाइनेंस बैकग्राउंड है, उनको इस बात की समझ आ गई होगी। आप बेसिकली बैलेंस शीट आपकी के रिसोर्सेज, सोर्सेज बोलते हैं आपके एसेट्स को। एसेट्स क्या हैं, वो आपकी चीजें हैं जो आपको कैश जनरेट करके देंगी। फर्ज करें, अब मैं अगर आपको लेक्चर पढ़ा रहा हूँ कॉलेज में, तो कॉलेज के लिए इनका लैपटॉप इनका एसेट है, ठीक है। इनके लिए जूम आईडी यूज हो रही है, जिसपे क्लास कंडक्ट हो रही है, इनका एसेट है, ठीक है। अब इनका ऑफिस जहाँ पे मैं बैठा हुआ हूँ, वो भी इनका एक एसेट है, ठीक है। इस तरह से डिफरेंट वो चीजें जो आपके बिजनेस को इनकम कमा के देती हैं, वो एसेट कहलाती हैं। तो मेजर क्लासेस जो होती हैं, या इसकी कैटेगरीज होती हैं, आपको पता है, कभी भी हमने डिस्कस करने की कोशिश की, तो दो हैं, करंट एंड नॉन करंट, ठीक है। तो द मेजर क्लासेस एंड अमाउंट ऑफ इट्स एसेट एंड इट्स फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, द मेजर क्लासेस एंड अमाउंट ऑफ, ये इस पॉइंट को एक दफा छोड़ दीजिए, इसको इस तरह नहीं समझाऊंगा, एक और तरह से समझाऊंगा। हम आगे बढ़ते हैं इस पॉइंट को छोड़ के। द बैलेंस शीट प्रोवाइड अ बेसिस फॉर कंप्यूटिंग रिटर्न ऑफ रेट्स ऑफ रिटर्न।
सर ये अब रेट्स ऑफ रिटर्न को हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है। लोग इसको आर ओ भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आर ओ आई, रिटर्न ऑन, और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है, ये भी बोलते हैं। और कुछ लोग क्या बोलते हैं इसको, रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है, रेट ऑफ रिटर्न। सर ये चीजें क्या होती हैं? फर्ज कीजिए कि मैंने कहीं पे 30 लाख रुपए या 28 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है। इन्वेस्टमेंट की अमाउंट है मेरी 28 लाख रुपए, 28,50,000 रुपए। वहां से जो मुझे प्रॉफिट हो रहा है, वो प्रॉफिट मेरा फर्ज करें कि 3,80,000 रुपये प्रॉफिट हो जाता है। अब कोई बंदा मुझसे पूछे कि रेट ऑफ रिटर्न या रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है, रेट ऑफ रिटर्न कितना है, या रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है, मैं कहूंगा कि सर मैंने कमाया कितना और कितने पैसों से कमाया, तो ये जो मेरी परसेंटेज आएगी, ये मेरा रेट ऑफ रिटर्न आएगा। ये मेरा क्या आएगा? रेट ऑफ रिटर्न आएगा। तो अब एंटिटी सर आपकी बैलेंस शीट किस तरह से रेट ऑफ रिटर्न मालूम करने में हेल्प करती है? इसमें आपके बिजनेस ने जितने पैसे इन्वेस्ट किए हुए हैं, कैसे इन्वेस्ट किए हुए हैं, आपकी बैलेंस शीट को देखने की कोशिश करें तो यहाँ पे ये देखिए बिजनेस ने कितने एसेट्स लगाए हुए हैं। आपके सर एसेट्स अगले पेज पे हैं। एक एसेट्स हैं कौन से, आपके नॉन करंट एसेट्स हैं। दूसरे कौन से एसेट्स हैं? करंट एसेट्स हैं। सॉरी, ये वाले करंट एसेट्स हैं। करंट एसेट्स को और नॉन एसेट्स को मिला के क्या बन जाता है? टोटल एसेट्स बन जाते हैं। जब ये टोटल एसेट्स बन जाते हैं, तो सर इन टोटल एसेट्स की बेस पे हमने देखना है कि यार इतने एसेट्स इस्तेमाल करके हमने कमाया क्या, क्या खोया क्या पाया। सर हमने क्या कमाया? हमने सर इतने पैसे कमाए, तो कमाए कितने, एसेट्स हैं कितने, तो ये आपका क्या बनेगा? आपका सर रेट ऑफ रिटर्न बनेगा, या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बनेगा। ठीक है, ये एक सादा लफ्जों में मैंने आपको बताने की कोशिश की है। ठीक है, तो मुझे बताइएगा कि यहाँ तक आप लोग मेरे साथ हैं, समझ आ रही है आप लोग को? सर इसका फार्मूला तो एक दफा रिपीट कर दें, रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट का या रेट ऑफ रिटर्न का सर। सर रेट ऑफ रिटर्न का या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का, ठीक है, ये बेसिकली मैं दोबारा लिख देता हूँ। रेट ऑफ, क्या था? रेट ऑफ रिटर्न, सॉरी ये वाला रिटर्न था, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इन्वेस्टमेंट जी सर। और दूसरा क्या था? रेट रेट ऑफ ऑफ रिटर्न। रिटर्न। ये दोनों लफ्ज एक ही हैं, ये इंटरचेंजेबली दोनों मार्केट में यूज होते हैं। ये क्या जी होता सर। है सर? ये होता है आपका प्रॉफिट, जिसको प्रॉफिट को रिटर्न भी बोला था। प्रॉफिट को रिटर्न यानी कि वापसी कितनी हुई, ठीक है, और हमारी इन्वेस्टमेंट कितनी थी, ठीक है। तो ये क्या बन जाता है आपका? रेट ऑफ रिटर्न या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कहलाता है। ठीक है, जी सर। ठीक है। ये भी आपकी क्या चीज होती है? ये जो आपकी बैलेंस शीट होती है, इस मकसद के लिए भी यूज हो रही होती है। ठीक है, ऐसे सर आपके जो एसेट्स मिलेंगे, जो इन्वेस्टमेंट मिलेगी, वो कहाँ से मिलेगी? यहाँ से आपको मिलेगी। कहाँ से मिलेगी सर? आपको इधर से मिलेगी कि आपके एसेट्स कितने हैं। ठीक है, अच्छा जी, आगे सर बढ़ते हैं। वैल्यूएटिंग द कैपिटल स्ट्रक्चर। अब सर मैं आपको कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में बताता हूँ, कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। सर कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है? कैपिटल स्ट्रक्चर ये होता है कि आपके बिजनेस में टोटल आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी है। आपकी इन्वेस्टमेंट से मुराद ये है कि अगर मैं बिजनेस का ओनर हूँ, जो पैसे मैं बिजनेस में इन्वेस्ट करता हूँ, इसकी मिसाल हम ये लेते हैं, एक किसान है जिसने फसल बोनी है, तो जब वो फसल उगाता है तो उसके अंदर वो क्या करता है कि वो कुछ बीज डालता है। जो बीज डालता है वो उसकी इन्वेस्टमेंट होती है। जब हम बिजनेस करते हैं तो हमने कुछ पैसे लगाने होते हैं, उस पैसे को आप कह लीजिए कि हम जो वर्ड नाम देते हैं उसको हम कैपिटल बोलते हैं। तो आपने कैपिटल कितना लगाया हुआ है, और आपके बिजनेस ने लोन कितना लिया हुआ है। बेसिकली बिजनेस के लिए दोनों ही चीजें क्या है? इन्वेस्टमेंट है। यानी कि ऑनर ने कितना दिया एंड आउटसाइडर्स ने कितना दिया, इन दोनों को मिला के आपका क्या बन जाता है? बिजनेस के लिए ये दोनों ही चीजें उसकी लाइबिलिटीज हैं बिजनेस की। ठीक है, तो आप फर्ज करें अगर हमने देखना हो एक बिजनेस में, आपका लेट्स सपोज कि वही वाली एग्जांपल ले लेता हूँ,
इतने पैसे आपके इन्वेस्टर ने लगाए, ठीक है, ऑनर ने लगाए, और आपके 8 लाख रुपए लोन के हैं। तो टोटल कितना बन गया जी हमारा? 36,50,000 रुपए। यहाँ पे देखना हो कि हमारे पास कैपिटल स्ट्रक्चर क्या बनता है, तो हम कहेंगे बेसिकली जो आपकी इक्विटी की इन्वेस्टमेंट है वो कितनी आ रही है? 78%। और जो आपकी डेट का पोर्शन है वो कितना आ रहा है? ये आ रहा है। यानी कि आपके बिजनेस में टोटल जो इन्वेस्टमेंट है उसमें ऑनर का कितना है और आउटसाइडर्स का कितना है, इसको आप कहते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? कैपिटल स्ट्रक्चर बोलते हैं, ठीक है। तो कैपिटल स्ट्रक्चर भी कहाँ से पता चलेगा सर? ये भी बैलेंस शीट का यूजेज है। हमने किसी भी बिजनेस का अगर कैपिटल स्ट्रक्चर देखना हो, अगर आप तसल्ली करना चाहते हैं, तो ये देख लीजिए कि मुझे अगर इस बिजनेस का कैपिटल स्ट्रक्चर मालूम करना हो, इस बिजनेस का हम कैपिटल स्ट्रक्चर निकालना चाहें, अगर आपको छोटे छोटे अकाउंट दे दिए जाएं आपके पेपर के अंदर, या उसमें लिखा हो कि इतना आपका इक्विटी है, लेट्स सपोज ये आपकी इक्विटी है, और ये आपका जो लाइबिलिटीज हैं वो कितनी आ रही हैं, लाइबिलिटीज इतनी आ रही हैं, और अगर हमने इसकी बेस पे कैपिटल स्ट्रक्चर निकालना हो, तो ये देख लीजिए आपके ओनर की इन्वेस्टमेंट कितनी है इसके अंदर, आपके आउटसाइडर की इन्वेस्टमेंट कितनी है, इसकी परसेंटेज को देखने को हम कहते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। तो हो गया सर। सर बाजारी तौर पे आपको कुछ चीज़ ऐसे लग रही होंगी, थ्योरी है, लेकिन हमारा पेपर अगेन अगर मैं बताता चलूं आपको, ये देखिएगा, 1 मिनट रुकिएगा। सर हमने जो चीज एट द एंड करनी होगी, जो कि हम सॉफ्टवेयर पे कल को प्रैक्टिस करेंगे। वेट फरमाइएगा। अच्छा जी, अनफॉर्चुनेटली इसको मुझे बंद करना पड़ेगा। 1 मिनट में टू शो यू द सॉफ्टवेयर कि उसमें होता क्या कि सर ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन हमारे पास आ रहे होते हैं। सर ये देखिए, अब हम जो चीजें पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये इसके अंदर ये सारे चैप्टर्स बने हुए, टोटल हमारे 20 चैप्टर हैं टोटल, ठीक है। हमारे टोटल कितने चैप्टर्स हैं? 20 चैप्टर्स हैं, ठीक है। तो इसमें अभी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, इस पे ये अभी स्टार्ट किया हमने। तो ये देखिएगा, आपको समझाने के लिए, ये यहाँ से नहीं स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। ये सारा बस गाइडलाइन दी गई है, ये देखिए। अब ये अगर आप यहाँ पे देखेंगे, ये कितने क्वेश्चन पड़े हुए हैं? 20 क्वेश्चन पड़े हुए हैं, ठीक है। अब इसमें ये अब चीजें, द प्राइमरी पर्पज ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन इज टू रिफ्लेक्ट। अब इसमें कहता है क्या पर्पज है उसका, अभी देखिए। आप बताइए कि इसमें से क्या पर्पज हो सकता है जी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का? जी, क्या लगता है आपको देख के? जी सर, आप सारे लोग सोचिए, आपको क्या लगता है जो हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट कह रहे हैं, कि जो प्राइमरी पर्पस होता है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का, बैलेंस शीट का, वो क्या होता है? सर सेकंड वाला, द जी, सक्सेस ऑफ कंपनी ऑपरेशंस फॉर अ गिवन अमाउंट ऑफ टाइम। बाकी लोग भी बताइए क्या लगता है जी। अ, ये जो है बेसिकली ये बता रही होती है कि आपकी करंट पोजीशन, पूरा एक पेपर पे पूरी कंपनी की पोजीशन बता रही होती है कि आपने पूरे साल में एसेट आपकी ये है, आपने लोन इतना लिया हुआ है और उसके बाद उस पे प्रॉफिट इतना हुआ है। तो टोटल कंसोलिडेटेड रिपोर्ट होती है आपकी पूरी फाइनेंशियल एक्टिविटी का, वो होती है और इसमें पूरा से फाइनेंशियल आंसर कौन सा एक्टिविटी। ये बनेगा इसमें से? डी सर, ऑप्शन डी। 4 जो है, डी। डी बनेगा, सी बनेगा? डी सर, डी। हाँ, सर सी बनेगा, सी बनेगा। सी बनेगा। जी देख सी लें, बनेगा। आइटम्स ऑफ जी जी। वैल्यू, डेट एंड नेटवर्थ। लास्ट है द फेयर वैल्यू ऑफ द फर्म्स एसेट एट द सम पॉइंट इन टाइम। कितने लोग सी पे हैं? सारे लोग टाइप करके बताएं ताकि मुझे तसल्ली हो कि जी कितने सी पे हैं और कितने डी पे हैं। चंद लोग अभी टाइप कर रहे हैं जी। जी, द मेजरमेंट एट्रीब्यूट ऑफ एसेट इंक्लूड बट नॉट लिमिटेड टू द फेयर वैल्यू। जिन्होंने डी कहा उनका गलत हुआ, सही हुआ? अब यहाँ पे
आपको बात करने का मकसद ये था, अभी मैं इसको वन बाय वन एक्सप्लेन करना है। अब इसमें से आपको जो परेशानी होगी होगी कि सर ये गलत क्यों हो गया, ये गलत हो गया, ठीक है। इसकी वजह ये है कि सिर्फ फेयर वैल्यू नहीं है, इसको हम डिस्कस करेंगे कि यार फेयर वैल्यू क्या है, ठीक है। आप लोगों ने जो पॉइंट इन टाइम देखा ना, आप इस पे आ गए, ठीक है। अच्छा, इसमें प्रैक्टिकली गलत क्यों हो गया? गलत इसलिए हो गया, उसकी वजह ये है कि आपकी जो बैलेंस शीट होती है वो डिफरेंट आइटम की वैल्यू को बताती है, आपके डेट्स को बताती है, और आपकी कंपनी की नेटवर्थ को बताती है, ठीक है। ये देखिए, इसने एक एक चीज को बताया। उसने कहा द बैलेंस शीट रिप्रेजेंट द मेजर फाइनेंशियल अकाउंटिंग एलिमेंट्स, एसेट्स आइटम ऑफ वैल्यूज को बोलते हैं, लिabilities डेट्स एंड इक्विटी नेटवर्थ अकॉर्डिंग टू द फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड चैप्टर फलाना। जब छोड़ दीजिए, एक्सप्लेन करने लग गया। तो अब ये देखिए, अब इसमें जिन लोगों को डी लगा था वो भी परेशान ना हो, कोई मसला नहीं है। हमने इन चीजों की इसी तरह ही प्रैक्टिस करनी है, और ये आपका पेपर भी यही है। यानी कि कभी आप ये मत सोचिएगा कि सर ये बोरिंग कर दिया, ये हो गया। बोरिंग नहीं है, ठीक है, बिल्कुल आसान है। इतना आसान है कि आपको कोई लंबे चौड़े क्वेश्चन नहीं करने। आगे चलते हैं। द स्टेटमेंट ऑफ शेयर होल्डर इक्विटी शोज। अब देखो, अभी बैलेंस शीट की हम बातें पढ़ रहे हैं, तो उसमें मैंने कहा थी शेयर होल्डर इक्विटी। अब इसमें चलो बताएं जी क्या होता है। स्टेटमेंट ऑफ शेयर होल्डर इक्विटी क्या होता है भाई? अपना हिसाब बताइए। अब अभी आप कहेंगे सर आप करवाए ना। मैं तो बेसिकली आपको ये थोड़ा सा मोटिवेट करना चाह रहा हूँ कि आप इससे परेशान मत हो जाइएगा कि देर इज अ थ्योरी एलिमेंट। यही आपका पेपर है, और अल्हम्दुलिल्लाह 75% हमने यही काम करना है। इतना आसान काम। लेकिन थोड़ा सा हमें कंसेप्चुअल ज्यादा रहना पड़ेगा, अनफॉर्चुनेटली। अच्छा जी, नए आंसर आने शुरू हो गए हैं जी। डी आया आंसर, ए आया है, सी आया है, ठीक है। नहीं, सी तो किसी और का, ए श्योरली। ए। मरियम, आपने कल की क्लास अटेंड नहीं की थी? अच्छा, की थी। चले शाबाश। सर, शेयर होल्डर इक्विटी क्या होता है? रिकंसिलिएशन ऑफ नेट इनकम नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लोज नहीं। हमने इसके लिए एक डिडक्टिव अप्रोच लेके चलना है। हमने ये सोचना है कौन कौन सा नहीं बनता। याद रखिएगा, हमेशा हमारी अप्रोच क्या होगी, कौन कौन सा नहीं बनता। आपको एक सादा बता रहा हूँ। तो शुरू से कर, रिकंसिलिएशन ऑफ द बिगिनिंग एंड एंडिंग बैलेंस इन शेयर होल्डर इक्विटी, लिस्टिंग ऑफ ऑल शेयर होल्डर इक्विटी अकाउंट्स एंड देयर corresponding डॉलर अमाउंट, ठीक है। कंपटीशन ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग। अब याद रखिएगा कि अब ये जो दो आखिरी पॉइंट है ना, आपको भी समझ आनी शुरू हो जाएगी कि अब ये है क्या, आखिरी दो नहीं बनते। जी मेरा क्वेश्चन है, जो फाइनेंस बैकग्राउंड वाले हैं, नहीं आरजे साहब ये नहीं बनते। आखिरी जो दो है नहीं बनते। जो फाइनेंस बैकग्राउंड वाले हैं वो मुझे बता दीजिए। अच्छा, कितनी हमारी क्लास की स्ट्रेंथ है जो कि फाइनेंस बैकग्राउंड रखते हैं, यानी कि अकाउंटिंग पढ़ी हुई है उन्होंने? सर, कितने लोग हैं जी? अच्छा चले जी, यार मोहम्मद साहब को हम एड्रेस करते हैं। यार मोहम्मद साहब, मुझे बताइएगा कि जो चीजें हमने प्रैक्टिकली पढ़ी आपकी, यार मोहम्मद साहब आप काइंडली माइक अनम्यूट कर सकते हैं सर? जी सर। सर, आपने, आपकी क्या क्वालिफिकेशन थी? सर मैंने एमबीए किया हुआ है। बीकॉम, हाँ। बीकॉम एंड अच्छा, एमबीए। जो हमने ये चीजें पढ़ी हुई हैं, मतलब आपने जी एमबीए में पढ़ी होगी। अब ये देखो कि उसको अब ये कंसेप्चुअली टेस्ट कर रहा है। जी सही जी। है। जी बिल्कुल तो इसी जब तरह। मैं पढ़ा रहा हूँ ऐसे लग रहा होगा कि शायद साहब बोरिंग कर रहे हैं। यार ये चीज तो हमें आती है। अब इसको देख के नहीं क्या सर। लग रहा है? हमें इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग चाहिए। एम आई जी राइट? बिल्कुल। बिल्कुल। अच्छा। अब कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। शाबाश, आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अब ये जी। देखिए कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस किस चीज का, शेयर होल्डर का। शेयर वो होल्डर शेयर होल्डर, इक्विटी जो है। हाँ, जो इक्विटी होती है। सर आपको कैसे पता चला? सर, ये इंशाल्लाह आपको पता चलेगा, ठीक है। जी हमने इसको बिल्कुल। जब डिटेल में इस तरह से खींच खींच के लंबा करके पढ़ेंगे। अब ये देखो, इसको हमने इससे साथ साथ कनेक्ट करके पढ़ना है। आपकी शेयर होल्डर जी इक्विटी सर। उस स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी का पार्ट होगी, ठीक है। बस मैंने आपसे बैठे ये करवाना था कि ये चीजें आपने कितनी डिटेल में पढ़ी होंगी, लेकिन यहाँ पे लगती आसान है। लेकिन जो पेपर आता है वो मुश्किल इसलिए लगता है कि हम उसको इस तरह देखते नहीं है। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, सर जिसको असल स्टॉक में होल्डर। जो जी है प्लीज। ना, अकाउंटिंग सब्जेक्ट जो है ये थोड़ा सा रुखा है, टैक्सेशन और अकाउंटिंग वगैरह ना।
तो जी इस जी। वजह से हमारे मोस्टली जो कुलीग्स बैठे हुए हैं उनको शायद लग रहा होगा कि ये काफ़ी वो मुश्किल है, लेकिन इसको थोड़ा सा कंसेप्चुअली लेके चलें तो बड़ा आसान है। बस ठीक हो गया सर। जी सर। थैंक यू यार मोहम्मद साहब, थैंक यू। वेलकम सर। थैंक यू। अब ये देखिए सर, जो मैं चीज आपको दिखाऊंगा साथ साथ हम अकाउंट में भी जहां जहां मुमकिन हुआ था हम देखते जाएंगे। हर चीज की मेरी कोशिश होगी प्रैक्टिकल इंसाइड देखे जाए। उसने क्या कहा था सर, ये देखें। आपका एक्सेल किधर गया जी, एक्सेल। और ये देखें प्रो एग्जाम एक्सपर्ट, ये वही वाला सॉफ्टवेयर है। इसके अंदर 2025 के वही एमसीक्यूज हैं जो आपके ये मार्केट में लोग इसके 520 20 डॉलर चार्ज कर रहे हैं इस सॉफ्टवेयर के, ठीक है। तो हमने तो ये जो 20,000 में लोगों को मतलब प्रैक्टिकली है, तो हमने वो अपने वेंडर से बात करके ये भी 10,000 में लोगों को दिलवाना है इंशाल्लाह। अभी देखिए सर, इसमें भी वो टाइम भी ऐसे चाह रहा है कि मेरे पास बाकी टाइम है कितना। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए बता रहा है कि मेरे पास टाइम कितना है। तो प्रैक्टिकली ये हमारा इंशाल्लाह ये प्रैक्टिस का भी बहुत अच्छा ये सिलसिला चल रहा होगा, ठीक है। तो सर इसमें वो कहता है कि ये रिकंसिलेशन है। रिकंसिलेशन क्या होता है कि चीजों को कंपेयर करना, बिगिनिंग एंड एंडिंग बैलेंस को। किसका, जो शेयर होल्डर का साल के स्टार्ट में कितने पैसे थे, एंड में कितने पैसे हैं। ये देखिए, शेयर होल्डर हैं, उनके स्टार्ट में बैलेंस क्या था, ये वो लाइन आ रही है। और ये आगे ये रिकंसिलेशन बनी हुई है, कहाँ से आ रहे हैं कहाँ पे जा रहे हैं, करा के आपका साल के एंड पे बैलेंस कितना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सर रिकंसिलेशन है। सर आपको कैसे पता चला। अब ये देखिए, लिस्टिंग ऑफ ऑल शेयर होल्डर इक्विटी अकाउंट्स एंड देयर करस्पॉन्डिंग डॉलर अमाउंट। भाई ऑल इक्विटी की बात तो ठीक है, लेकिन बेसिकली तो मेन तो ये रिकंसिलेशन है जहाँ पे ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस है। ये ऑल शेयर होल्डर इक्विटी जो है उसका अकाउंट नहीं है, ये रिकंसिलेशन स्टेटमेंट है, ये अकाउंट नहीं है, ठीक है। अब इसको मजीद ये डिटेल में एक्सप्लेन भी कर रहा है, ठीक है। अब यही क्वेश्चन है जो हम एरिया पढ़ चुके हैं। अच्छा, आर रिटेल एंटिटी मेंटेन्स अ मार्कअप ऑफ 25 एंटिटी हैज फॉलोइंग फॉर्मेट फॉर द करंट ईयर। अब ये देखो, अब ये कितना अच्छा सवाल आया, ये कैलकुलेटर पे हल होगा। अब इसके लिए हमें समझने की जरूरत क्या है। अब जो लोग समझते हैं मैथ को, ठीक है, ये हमने पढ़ना है वैसे, और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को तो फिर हमें समझ आएगा। यहाँ पे एक मुझसे सवाल कर रहा है, ठीक है। बल्कि नहीं, अभी नहीं, परेशान नहीं करते, परेशान टाइम पे करेंगे। आगे बढ़ते हैं सर। उसके बाद ये जो स्ट्रक्चर होता है उसके बारे में बैलेंस शीट हमें बताती है, ठीक है। एंड प्रेडिक्टिंग अ कंपनी फ्यूचर कैश फ्लोज, और फ्यूचर में कंपनी कितनी कितनी इनकम कमा सकती है उसके बारे में बताती है। इस हर एक पॉइंट के ऊपर आपके एमसीक्यूज बनाए जा सकते हैं, ठीक है, हर एक पॉइंट पे। लेकिन जो मेन आपके इंटरनेशनल जो पब्लिशर हैं आपके आईसीएमए के, उसके एमसीक्यूज हम कर रहे होंगे। वजह क्या है कि हमने भाई पेपर पास करना है, हमने कोई ये नहीं कि खुद एमसीक्यूज बनाने बैठ जाना। ये सारे के सारे एमसीक्यूज मेरे दोस्तों, अगर आप इनको देखेंगे तो ये सारे के सारे इंटरनेशनल बुक के हैं, ठीक है। ये किसी के अपने बनाए हुए नहीं है, ये उसी की हैं। आप अगर इसी से परेशान हो रहे हो बेस कैलकुलेटर, तो भाई वो चाह रहा है कि आप अपने कैलकुलेटर पे ना जाओ, आप ये जो लैपटॉप का कैलकुलेटर है आपके सामने खुल जाए जब प्लस माइनस करना हो, ठीक है। आपका टाइम वैल्यू ऑफ मनी, इसको भी हम पढ़ेंगे कि ये क्या होती है, ठीक है। तो ये चीजें उसने बजाय कहीं और जाने की उसने आपके सॉफ्टवेयर के अंदर लगाई हुई हैं। और जो आप इंटरनेशनल पेपर देंगे उसके भी अंदर ये ऐसी लगी होंगी। तो ये ताकि आपकी साथ साथ प्रैक्टिस भी उसी मॉडल पे होती रहे। अच्छा जी। आपके फ्यूचर में कितने कैश फ्लोज आ सकते हैं सर, क्या ये कैसे पता चलेगा सर। सर ये पता चलेगा अगर हम कभी भी किसी भी टाइम पे अपने एसेट्स को सेल करना चाहें, तो हमारे पास एसेट्स कितने हैं। तो उनको अगर हम जल्दी से भी फोर सेल भी करें, ठीक है, जिसको आप ये कह लें कि हम जान छुड़वाने की कोशिश भी करें, तो कितने पैसे आ सकते हैं। इससे हम बैलेंस शीट को देख के आसानी से प्रोडिक्ट कर सकते हैं कि यार एसेट्स कितने को पड़े हुए हैं। फिर उसके बाद सर याद रखिएगा, इससे डिफरेंट किस्म की रेशियोज निकाली जाती हैं। रेशियोज क्या होती हैं, रेशियोज ये होती हैं मिसाल के तौर पे, हम दोबारा बैलेंस शीट को देखते हैं, हम दोबारा से बैलेंस शीट को देखते हैं। अच्छा जी, एक मिनट दीजिएगा, ये कॉल किसकी आ गई है। वालेकुम सलाम। रिटर्न फाइल करवानी है, मैं अभी थोड़ा बहुत मसरूफ हूँ, मुझे अपना नंबर नोट करवा दें, आपको कॉल बैक करना होगा।
मैं आपको कॉल बैक कर देता हूँ, ठीक है, कॉल बैक कर देता हूँ आपको, ठीक। अच्छा जी। सॉरी यार, ये मेरा तो फोन जो है ना, मैं तो पता नहीं किसने कोई डायरेक्ट नंबर ही दे दिया मेरा, मैं तो डायरेक्ट कॉल ही नहीं लेता, पता नहीं कैसे आ गया। अच्छा। इट हेल्प्स यूजर टू असेस द कंपनीज लिक्विडिटी, फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी, सॉल्वेंसी एंड रिस्क। ये कहता है कि जो यूजर होते हैं ना, किसके बैलेंस शीट का अगर कोई यूजर है, तो इससे क्या क्या निकाल सकता है, कंपनी की लिक्विडिटी को, फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी को, सॉल्वेंसी को एंड रिस्क को। यार ये क्या बनाए हैं सर, ये आपकी जो चीजें हैं, में इन चार चीजों को उसने डिटेल से लिखने की कोशिश की है। उसने कहा सबसे पहले आपको बताऊं लिक्विडिटी क्या होती है। उसने कहा लिक्विडिटी ये होती है कि आप अपनी चीजों को कितने टाइम में सेल करके कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, अपनी चीजों को सेल करके कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये कहलाता है लिक्विडिटी। अब इसको इसने लिखा कैसे है, हम पढ़ लेते हैं। ये कहता है द टाइम expected to lapse until an asset is converted into cash or until a liability needs to be paid। हाँ, इसमें अगर liabilities की बात पे की करें, तो कितनी देर में आप liabilities पे कर देते हैं, तो ये भी उसकी लिक्विडिटी है। द ग्रेटर अ कंपनी लिक्विडिटी इज, द लोअर विल बी इट्स रिस्क ऑफ फेलियर। अब समझ नहीं आई, मैं मिसाल देता हूँ आपको, बिल्कुल समझ आएगी सर। एग्जाम्पल लेना चाहें, अब मैं सर वो सॉफ्टवेयर बंद कर देता हूँ, तो डायरेक्ट मैं अपने एक्सेल पे वापस आ सकूं। मैं फिनिश कर देता हूँ इसको, सेशन फिनिश। अच्छा जी, ये मेरी परफॉर्मेंस भी सिस्टम रिकॉर्ड कर लेगा कि आप कितने कॉम्पिटेंट है, सारा कुछ। नंबर टोटल एमसीक्यूज कितने थे, 20 थे। नंबर ऑफ क्वेश्चन आंसर 2। नंबर ऑफ क्वेश्चन करेक्ट 1, 5% ऑफ द क्वेश्चन इन टोटल ऑफ 50% ऑफ द आंसर, ठीक है। जो आपने 50% आंसर किया है उसका जो 5% है उसके बारे में बता रहा है, ठीक है। ये रिव्यू आप सेशन कर सकते हैं, आंसर कितने थे, इनकरेक्ट कितने थे, ये आपको सारा बता रहा है स्केल पे। आपको इम्प्रूवमेंट की कितनी जरूरत है, ये ऑल डैट आप इसको देख रहे होंगे इंशाल्लाह, ठीक है। अच्छा जी, लॉग आउट। इसकी प्रैक्टिस के लिए इंशाल्लाह मैं आपके साथ, होपफुली मेरी कोशिश ये है कि आपके साथ एक आधा बंदा और ऑन बोर्ड करूं जो आपको प्रैक्टिस करवाए, तो डैट कि हम शायद 3 दिन तो हमारी कम्प्यूटर क्लासेस होंगी, लेकिन उसके बाद हम प्रैक्टिस ज्यादा करने हों, क्योंकि प्रैक्टिस मेरी और आपकी जरूरत है पेपर पास करने की। यानी कि मेरी जरूरत है कि मैं आपको प्रैक्टिस कराऊं, आप पेपर कोई कंसेप्ट ज्यादा क्लियर कर सके, और आपकी जरूरत है कि आप पेपर पास कर सके, ठीक है सर। CMA दे रहा हूँ सर। लिक्विडिटी की हम बात कर रहे थे, लिक्विडिटी क्या होती है। लिक्विडिटी में उसने कहा था कितनी देर में, क्या उसका मसला क्या हो गया भाई, ऐसे मसला होता तो नहीं है। CMA जनवरी। बेसिकली अभी जो मैंने सारी बातें की उसमें मकसद एक था कि हमारा थोड़ा रोड मैप डिस्कस करने का, ताकि आपको क्लैरिटी होती रहे। आई बिलीव आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे। और आपके लैपटॉप की बैटरी जा रही है, चार्जर लगा लें। चार्जर एक किया हुआ लगा हुआ है, स्विच ऑन नहीं। थैंक यू। अच्छा सर, लिक्विडिटी क्या है यार, ये द सेल चार्ज यू आर ट्राइंग टू चेंज इज अ प्रोटेक्टेड प्रोडक्ट, तो मैंने कोई नहीं किया। ये पिछली फीड भी गायब हो गई हमारी, ये क्या मसला हुआ है। चलो, इसको बाद में पेस्ट कर लूंगा, इसको देखते हैं। सर लिक्विडिटी, लिक्विडिटी क्या होती है सर, आप कितने टाइम में एसेट्स सेल करेंगे और उसको आप किस में कन्वर्ट कर लेंगे, आप उसको कन्वर्ट कर लेंगे मेरे दोस्तों, किस में, आपके कन्वर्ट आप कर लेंगे उसको कैश में, कैश में। ये आपका क्या है, लिक्विडिटी है या कोई लायबिलिटी है, ठीक है। उसको आप पे करेंगे, कितने टाइम में पे करेंगे, ठीक है।
लेकिन इसके लिए एक फार्मूला है कि किसी कंपनी की लिक्विडिटी चेक करनी हो, जितनी कंपनी लिक्विड होगी उतनी कंपनी अच्छी होगी, ठीक है। यानी कि मोर द लिक्विडिटी, मोर द बेटर इट इज। मतलब है, मतलब ये फर्क करें कि मेरे पास जो एसेट्स पड़े हुए हैं ना, जिनको मैं 1 साल के अंदर कन्वर्ट कर सकता हूँ कैश में, जो करंट एसेट्स मेरे पड़े हुए हैं, ठीक है, वो पड़े हुए हैं, वही मिसाल रखते हैं 28,50,000 रुपए के। जो मेरी लाइबिलिटीज पड़ी हुई हैं वो कितनी पड़ी हुई हैं सर, मिसाल ले लीजिए, वो हैं 38,50,000 रुपए की। आपकी लिक्विडिटी रेशो कैसे बनती है? आपके ये क्या है, एसेट्स हैं, लिक्विड एसेट्स हैं, और ये लिक्विड लाइबिलिटीज हैं। इसके लिए क्या होता है, आपके एसेट्स, लिक्विड एसेट्स डिवाइडेड बाय लाइबिलिटीज। अब इसमें आपकी कंपनी की क्या पोजीशन है? आपकी ये है कि आपकी कंपनी इतनी लिक्विड है, यानी कि आपको एक लम्हे, फर्ज करो कि किसी बंदे को पेमेंट करनी हो, तो आप समझो कि आपकी जो आइडियल होती है वो समझो कि एक वन मानी जाती है कि वन होनी चाहिए, वन से ऊपर होनी चाहिए, एटलीस्ट वन होनी चाहिए। यानी कि आपके पास इतने एसेट्स ही नहीं है कि आप अपनी लाइबिलिटीज को, करंट लाइबिलिटीज को पे कर सकें, यानी कि 0.26 आप डेफिशिएंसी में चल रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि एक दूसरी कंपनी है जिसकी लिक्विडिटी क्या है, 1.26। तो कौन सी कंपनी बेटर होगी? अगर ये कंपनी ए हो और ये कंपनी बी हो, कौन सी कंपनी बेटर रहेगी आपके ख्याल में? कंपनी बी ऑलवेज बेटर रहेगी, जिसकी लिक्विडिटी ज्यादा है। शाबाश, कंपनी बी बेटर रहेगी। अच्छा, ये कंपनी बी बेटर वैसे क्यों होगी? इसलिए होगी कि इसकी इसकी जो लाइबिलिटीज हैं, जो इसने पैसे देने हैं, उससे ज्यादा उसके पास कैश मौजूद है, एसेट की सूरत में मौजूद है, जिसको वो लिक्विडेट कर सकता है। तो वो जब चाहे अपने अपने डेब्ट डेब्ट पे करके जो है वो अपनी इक्विटी बढ़ा सकता है। यहाँ पे अमाद साहब कहते हैं कंपनी ये बेहतर है। अमाद भाई, आप शरारतें कर रहे हैं या वाकई आपको लगता है कंपनी ये बेहतर है? सर मैंने थोड़ा सा जिस तरह अभी सुना है, मैंने तो सही जवाब अपनी तरफ नहीं से नहीं, दिया। मैं नहीं मैं सर, ये इसमें होता ही है, सॉरी सर, इसमें ये है कि ये आपने है यूटिलाइजेशन किसमें कितनी कर रही है, देखें। जो कंपनी ये है वो बेटर यूटिलाइज कर रही है अपने एसेट्स को, लाइबिलिटीज ज्यादा क्रिएट की हुई हैं, और फॉर टाइमिंग वो नहीं पेमेंट नहीं जो है नहीं, ना वो नहीं उस कर पा एंगल से रही। नहीं देखना, नहीं 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 नहीं। लिक्विडिटी में हम ये देखते हैं, याद रखिएगा कि अगर मैं आपको बताऊं, 1 मिनट दो। आपने थोड़ा सा जिस अंदाज से सोचा, आपका अंदाज ठीक है, लेकिन किताब वो इस अंदाज से नहीं सोचती। लेट्स सपोज, ठीक है, लिक्विडिटी रेशो, ठीक है, आपको दिखाने के लिए, आपको समझाने के लिए, ठीक है। आप एक बात समझिए कि ये कैसे निकल रही होती है। लिक्विडिटी रेशो 3 तरह की होती है, ठीक है। लिक्विडिटी रेशो कितनी तरह की होती है? 3 तरह की होती है। और उसमें अगर हम एग्जांपल लें, एक होती है करंट रेशो। करंट रेशो कैसे निकलती है? करंट एसेट्स ओवर करंट लाइबिलिटीज, ठीक है। तो सर, जितने एसेट्स आपके पास ज्यादा है ना, और जिम्मेदारियां जितनी आपकी कम है, आपकी कंपनी उतनी अच्छी है। ये आप सोच रहे हैं कि अच्छा, कंपनी ने एसेट्स कम हुए हैं और लाइबिलिटीज ज्यादा बनाई हैं। लाइबिलिटीज का ज्यादा होना प्रैक्टिकली आपके लिए नुकसानदेह है, कोई फायदेमंद चीज नहीं है आपके लिए, ठीक है। मेरी बात को समझ रहे हैं आप लोग? ये आप इसको अगर पढ़ना चाहिए, मैं आपको जी भेज भी सर। दूंगा। इंशाल्लाह इस चीजों को हम आगे लेके चलेंगे। लेकिन आपको बताने के लिए कि लिक्विडिटी हमेशा अच्छी होनी चाहिए, एसेट ज्यादा होनी चाहिए एज कंपेयर टू लाइबिलिटीज के, ठीक है। अच्छा जी, तो लिक्विडिटी का आपको समझ आ गया होगा कि आपका, द ग्रेटर अ कंपनी लिक्विडिटी इज, द लोअर विल बी इट्स रिस्क ऑफ फेलियर। जितनी लिक्विडिटी ज्यादा होगी, कंपनी के फेलियर के उतने चांसेस कम होंगे। एग्रीड? जी सर। चलें जी। फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी, क्या चीज? फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी। अगर सर फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी की हम बात करें, फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी में याद रखिएगा, इसका मतलब ये है, खुदा न खासा किसी कंपनी के बुरे दिन आ गए। जब किसी कंपनी के बुरे दिन आ गए, तो वो कितना जल्दी अपने आप को संभाल सकती है, कैसे?
अपने एसेट्स को सेल करके और अपनी लाइबिलिटीज को या उस बुरे हालात को फेस करने के लिए, मतलब एसेट को कितना जल्दी कन्वर्ट कर सकती है इनटू कैश कि वो अपनी लाइबिलिटीज को सेटल ऑफ कर सके, ऑफसेट कर सके, पे कर सके। कंसेप्ट को कहते हैं फाइनेंशियल आपकी फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? द एबिलिटी ऑफ अ कंपनी टू टेक एक्शंस to alter the amount and timing of its cash flows that enable the business to respond to unexpected needs and take advantage of opportunity। समटाइम ये भी होता है कि आपका लाजिम बुरे हालात का हिसाब ना देखें, आप ये देखिए कि आपके पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आ गई है कि आपने इन्वेस्ट करना है, और वहां पे आपके पास इन द मीन दो ही अपॉर्चुनिटीज हैं कि आप या तो अभी हमें लोन पे कर दें, इतने पैसे हैं, या फिर इन्वेस्टमेंट कर लें। तो हम वहां पे कुछ करें, ऐसा स्टेप लें कि लोन वालों को भी हम रोक लें, भले उनको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़े, लेकिन अपॉर्चुनिटी से ज्यादा फायदा ले सकते हैं तो ले लें। यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी में आप बिजनेस के बेनिफिट्स के लिए भले एसेट्स को सेल करना हो, भले आपने लायबिलिटीज को पे करना हो, जो कंपनी के मफाद में है वो आप कैसे अचीव करते हो उस चीज को, इस कंसेप्ट को कहा जाता है फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है सर, बताइएगा। यस सर। जी सर। जी। अच्छा जी, अब शॉर्ट टर्म में हमने कहा था लिक्विड एसेट्स ऐसे एसेट्स होते हैं जो एक साल में कैश में कन्वर्ट हो सकते हैं, और लिक्विड लाइबिलिटीज ऐसी होती हैं जो एक साल में पे करनी होती हैं। अगर हम यही चीज लॉन्ग टर्म में देखना चाहें, किसमें? लॉन्ग टर्म में देखना चाहें कि लॉन्ग टर्म में हमारे एसेट्स कितने हमारे पास पड़े हुए हैं टोटल, और लॉन्ग टर्म में हमारी लाइबिलिटीज कितनी हैं, इस चीज को देखना हो तो इसको कहा जाता है सॉल्वेंसी। सॉल्वेंसी क्या है? द कंपनीज एबिलिटी टू पे इट्स लॉन्ग टर्म obligations when they are due। A company with a high level of long-term debt relative to its assets has lower solvency than a company with a lower level of long-term। एक मिनट दीजिएगा, ये थोड़ा सा छुपा हुआ है। अच्छा जी, ये मेरा ख्याल जाने से देन विद अ लोअर लेवल ऑफ लॉन्ग टर्म डेट, क्या कह रहा है? जिस कंपनी के हाई लेवल ऑफ लॉन्ग टर्म डेट्स होंगे, ठीक है, और उसके एसेट्स क्या होंगे? कम होंगे, तो उसकी सॉल्वेंसी ज्यादा होगी। किसी भी कंपनी का सॉल्वेंट होना, ज्यादा सॉल्वेंट होना बेटर है, यानी कि आपके एसेट्स का ज्यादा होना जरूरी है। यानी कि जिस तरह से लिक्विडिटी में हमारे एसेट्स का ज्यादा होना जरूरी था, सॉल्वेंसी में भी इस तरह से आपके जो एसेट्स हैं उनका ज्यादा होना बहुत जरूरी है। क्लियर हुआ? सॉल्वेंसी में भी हम आपके लॉन्ग टर्म एसेट्स को देखेंगे, लॉन्ग टर्म एसेट्स को भी हमने आगे चल के देखना है, ये नॉन करंट एसेट्स को देखना है कि वो क्या होते हैं। ठीक है। अच्छा जी, अब्दुल कयूम साहब क्या पूछना चाह रहे हैं? अच्छा उस्मान साहब, उस्मान साहब आपको जो क्वेश्चन है आप बिल्कुल पूछ लीजिएगा, टीम भी आपको रिस्पॉन्ड कर देगी। ठीक है, और यहाँ पे हमारे कुछ साहबान हैं, मतलब कुछ नहीं काफी साहबान हैं, शायद चंद लोग होंगे जो अनपेड होंगे, वरना मोस्टली लोग हमारे पेड ही हैं। ठीक है, जो क्लास ले रहे हैं मोस्टली लोग हमारे पेड हैं, एक्सेप्ट फ्यू वन, वो भी शायद आज की क्लास के बाद उनको मैनेजमेंट अलाउ नहीं करेगी नेक्स्ट क्लास के लिए, जो मुझे उन्होंने बताया है। रिस्क, रिस्क क्या होता है? रिस्क ये होता है कि आपका ऐसी सिचुएशन जिसमें आपका बिजनेस फेल हो जाएगा और आप अपनी लाइबिलिटीज को पे नहीं कर पाएंगे और आपका बिजनेस रैप अप हो जाएगा। इस चीज को कैसे लिखा गया है? द अनप्रडिक्टेबिलिटी ऑफ फ्यूचर इवेंट्स, कोई ऐसे हालात पैदा हो जाएं या कोई ट्रांजैक्शन हो एंड सर्कमस्टांसेस दैट कैन अफेक्ट द कंपनीज कैश फ्लो एंड फाइनेंशियल रिजल्ट। तो यानी कि ये सारी चीजें आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? लिक्विडिटी करनी है, ये भी एसेट्स होगी, और एसेट्स कहाँ पे पड़े हुए हैं? बैलेंस शीट में। फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी कैसे पता चलेगी? वो भी हम एसेट्स को पे करने में, और अपनी आप कह लीजिए कि एसेट्स को सेल करके अपनी लायबिलिटीज को पे करने के एतबार से देखेंगे, यानी कि हम कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। एसेट्स कहाँ पड़े हुए हैं? अगेन बैलेंस शीट में। लायबिलिटीज कहाँ पड़ी हुई है? बैलेंस शीट में। सॉल्वेंसी में लॉन्ग टर्म एसेट्स कहाँ पड़े हुए हैं? बैलेंस शीट में। लायबिलिटीज कहाँ पड़ी हुई है? बैलेंस शीट में। रिस्क, अब रिस्क के लिए तो आप याद रखिएगा कि हम रेशो निकाल सकते हैं कोई ना कोई, लेकिन रेशो वो भी किसी न किसी एसेट की बेस पे होगी, या किसी लाइबिलिटीज की बेस पे होगी, या किसी पेमेंट की बेस पे होगी। और वो सारे एसेट्स, लाइबिलिटीज और पेमेंट्स कहाँ पे पड़ी हुई हैं? आपके
बैलेंस शीट में। बेसिकली सर फिर वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किस लिए यूज होगा सर? वो रिटर्न वाला पोर्शन है, रिटर्न से बना दिया कि हमारा प्रॉफिट की बातें वहां पे होंगी, ठीक है। यहाँ पे जितनी बातें होंगी वो सारी की सारी सर बातें हो रही होंगी आपके रिस्क की, लिक्विडिटी की, आपकी सॉल्वेंसी की, फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी की। तो यहाँ तक मुझे सर बताइएगा कि हमने पढ़ा है कि आपकी बैलेंस शीट में एसेट्स होते हैं, लाइबिलिटीज होती हैं, ऑनर इक्विटी होती है, किसी खास टाइम पे होती है, आपके ये डिफरेंट रिसोर्सेज के बारे में बताता है। इसके अगला पॉइंट मैंने इंटेंशनली छोड़ दिया था। फिर मैंने आपको कहा कि आपकी बैलेंस शीट रेट ऑफ रिटर्न को मालूम करने में भी हेल्प करती है, कैपिटल स्ट्रक्चर को मालूम करने में हेल्प करती है, कंपनी के फ्यूचर कैश फ्लोज को मालूम करने में भी हेल्प करती है, उसके अलावा लिक्विडिटी को मालूम करने में हेल्प करती है, फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी के को हेल्प करती है, सॉल्वेंसी के लिए हेल्प करती है, रिस्क के लिए हेल्प करती है। तो यहाँ तक आप लोगों की क्या राय है? यहाँ तक आप लोग एग्री कर रहे हैं मेरे साथ? जी। ठीक हो गया सर, थैंक यू। उसके बाद सर बैलेंस शीट के बारे में अगर हम इसकी इंपॉर्टेंस या सिग्निफिकेंस को देखने की कोशिश करें तो उसके लिए मेरे प्यारे दोस्तों हम कुछ पॉइंट्स पढ़ते हैं। ये पॉइंट बाय पॉइंट आपकी बुक से कॉपी किए गए हैं, ठीक है, और उनको बस सादा करके लिख दिया गया है ताकि आपको ये लगे कि ये बुलेट पॉइंट्स हैं, वरना वहां पे सारा एक ऐसे टाइप लिखा हुआ है जो कि पढ़ना अजीब सा लगता है। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन या बैलेंस शीट can also be used in financial statement analysis to assess a company's ability to pay its debts। सर अभी तो हम देख के आए हैं कि ये डेट्स को आपकी सॉल्वेंसी रेशो हो या आपकी लिक्विडिटी रेशो हो, उसमें हम पेमेंट को ही तो कंसीडर कर रहे होते हैं और एसेट्स को बेस बना रहे होते हैं और लायबिलिटीज को बेस बना रहे होते हैं। तो कह रहा है कि एक एनालिसिस के लिए यूज होती है, कौन सा एनालिसिस? कि कंपनी की एबिलिटी क्या है पे करने की, ठीक है। व्हेन ड्यू, जब डेट ड्यू होगा तो कंपनी की एबिलिटी के बारे में ये बता रही होगी कौन? बैलेंस शीट। दूसरे नंबर पे कंपनी की एबिलिटी बताएगी कौन सी? डिस्ट्रीब्यूट करने की कैश किसको? इन्वेस्टर्स को। एक डेट्स को पे करने की एबिलिटी को बारे में बताएगी और दूसरे नंबर पे इन्वेस्टर को पे करने के बारे में बताएगी। अच्छा, इन्वेस्टर को क्यों पैसे चाहिए? सर उनको एडिकेट रिटर्न चाहिए जो उन्होंने कंपनी के अंदर पैसे इन्वेस्ट कर रखे हैं, ऐसे तो नहीं कोई इन्वेस्ट करता, ठीक है। A balance sheet is not intended to show the value of a business। सर वो कहता है कि ये बिजनेस की वैल्यू को नहीं बताती, ये बताती है लेकिन वो और एक सब्जेक्ट है जो कि हम पार्ट टू में पढ़ेंगे, जो हमारा पार्ट टू होगा पेपर का, उसमें हम पढ़ेंगे। लेकिन अभी के लिए आप समझिए कि वैल्यू को नहीं बताती, लेकिन इसके साथ भी कुछ चीजों को बता रही होती है। क्या बता रही होती है? अलॉन्ग विद अदर, यानी कि वो कह रहा है कि ये बताती है, नॉट इंटेंडेड, सिर्फ ये नहीं बताती बल्कि और भी कुछ बताती है, अदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कौन सी? एंड अदर इंफॉर्मेशन। अ बैलेंस शीट शुड प्रोवाइड इंफॉर्मेशन दैट विल बी यूजफुल टू समवन हु वांट्स टू मेक हिज और हर ऑन एस्टिमेट ऑफ द बिजनेस वैल्यू। यानी कि यहाँ पे जो उसने कहा था वैल्यू के लिए मालूम नहीं होती, यहाँ पे कह रहा है कि वैल्यू को बंदा अपनी भी निकालना चाहे, यानी कि खुद से निकालना चाहे तो वो भी निकाल सकता है। वो भी क्या कर सकता है? निकाल सकता है। आपको बात ही समझ आ गई कि नहीं आई? कि मतलब आप भी निकालना चाहे खुद भी, वो भी निकाल सकते हैं, कोई कंसल्टेंट निकालना चाहे तो वो भी निकाल सकता है। ना सिर्फ ये इस वैल्यू देती है फाइनेंशियल, बल्कि अदर फाइनेंशियल भी। अदर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन दिखाइएगा सही, हमें यकीन तो हो जाए। सर दिखा देता हूँ आपको कि अदर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कहाँ पे आ रही होती है बैलेंस शीट में सर। इसको देख लेते हैं। आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ एक चीज अटैच होती है जिसको कहते हैं नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इन नोट्स की अगर मैं बात करूं तो मेरे प्यारे खूबसूरत दोस्तों, इसके अंदर क्या है कि इसके अंदर जब हम बात करेंगे बैलेंस शीट के बारे में तो बैलेंस शीट के बारे में भी नोट है। कौन कौन सा नोट है? सर नोट नंबर आपका 6, 7, 17, 18, जिसके बारे में आप देखो कि अब ये फाइनेंशियल फिगर नहीं है, कॉन्टिजेंसीज एंड कमिटमेंट। ये तो आपके लोग लोग के साथ boundaries के बारे में या फ्यूचर में जो आपके साथ मिसहैप हो सकता है, सर ये दिखाएं, हम देखना चाहते हैं ये कैसी नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ये देख लीजिए, आप कॉन्टिजेंसीज और कमिटमेंट के बारे में
अब ये हो सकता है फ्यूचर में ऐसा नुकसान, अभी हुआ नहीं है, ये उसने यहाँ पे लिख दिया है। यानी कि फाइनेंशियल के अलावा अदर इंफॉर्मेशन भी दे रहा है, यहाँ पे लॉ और हाई कोर्ट के डिसीजन को भी कोट कर रहा है, ठीक है। ये लंबी चौड़ी चीजें चल रही हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पे ये टैक्स के केसेस के बारे में मोस्टली जिक्र हो रहा है, अगर आप इसको देखेंगे तो आपकी ये चीजें, आपकी नॉन फाइनेंशियल भी यहाँ पे मेंशन्ड है, ठीक है। उसके बाद सर, बैलेंस शीट अकाउंट्स ऑफ परमानेंट अकाउंट्स। सर परमानेंट अकाउंट से क्या मुराद है? फर्ज करें मेरे पास एक प्लॉट है, उसके बाद मैं एक और प्लॉट लेता हूँ, कोई मुद्दा बंदा मुझसे पूछता कितने प्लॉट हैं, मैं कहूंगा यार अब दो प्लॉट हो गए, तो मैं कहूंगा मेरे पास दो प्लॉट हैं। मैं कभी ये नहीं कहता, अच्छा कहने को कह सकता हूँ कि यार अभी एक, अब दो प्लॉट हैं, पहले मेरे साथ पास एक प्लॉट होता था, ठीक है। तो जिसको चोरी कराने को करा लो, वरना हम नॉर्मली यही जवाब देंगे मेरे पास दो प्लॉट हैं। इस तरह से बैलेंस शीट के अंदर आपके एसेट्स आ रहे होते हैं। तो जो एसेट्स आ रहे होते हैं, पहले वो कभी एसेट 1 रुपया था, फिर 2 रुपया, फिर 10 रुपया, यानी कि एसेट हमेशा से वो अकाउंट मौजूद रहा, और आहिस्ता आहिस्ता वो अपनी वैल्यू को इंक्रीज करता रहा, ठीक है। यानी कि ये एसेट जो आ रहा है, या पहले था ही नहीं, अगर था कि पिछली, ये देखिए पिछले में इतना था, अब ये इतना हो गया, इसमें कमी आई है, इस एसेट में भी कमी आई है, अच्छा ये कंपनी नीचे जा रही है, अभी देखो यहाँ भी कमी आई है, अच्छा करंट एसेट्स में कमी आ रही है कि एसेट्स कम हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपके ये जो एसेट्स होते हैं परमानेंट होते हैं, या तो ये इंक्रीज होते जाते हैं या डिक्रीज होते जाते हैं। डिक्रीज लॉसेस वगैरह के केस में हो रहे होंगे, प्रॉफिट्स के केस में इंक्रीज हो रहे होंगे, ये परमानेंटली मौजूद रहते हैं। सर परमानेंटली कभी भी समझ नहीं आई। अब मैं एक और तरीके से समझाता हूँ। सर आपका जो प्रॉफिट है अकाउंट्स में आ रहा है, एक साल प्रॉफिट होता है, अगले साल उस प्रॉफिट को छोड़ के अगले साल दोबारा सेल से नया प्रॉफिट निकाला जाता है। तो यानी कि ये टेम्परेरी अकाउंट्स होते हैं, जो आपकी ये वाली अकाउंट है, कौन सा, आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, ये जिसको स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम भी बोलते हैं, ये आपका परमानेंट नहीं होता, ये टेम्परेरी होता है, ठीक है। जबकि बैलेंस शीट आपके परमानेंट अकाउंट होते हैं। ये वाली बात हजम हुई है कि नहीं हुई, जो मैंने बताने की कोशिश किया टेम्परेरी और परमानेंट वाली? जी अच्छा सर, हो सर, गई है एक चीज बताइएगा। जी जी। ये जो आपने बताया वैल्यू एसेट की जो है ना कम ओहो, सर वो माइक द्वारा खोल लीजिएगा, मेरा ख्याल है गलती से कहीं म्यूट हो गया मेरे से। माइक द्वारा खोल लीजिएगा, हमारा सब मत। जी। अच्छा सर, मैं पूछना ये चाह रहा था कि ये जो आपने बताया कि जो एसेट की वैल्यू है वो कम जी जी। होती है या ज्यादा होती है। जी जी। कोई भी हमारे पास कोई एसेट है, इंडस्ट्रियल एसेट है, मशीनरी की फॉर्म में या किसी भी चीज की फॉर्म में, तो उसमें डेप्रिसिएशन होगी तो वैल्यू उसकी कम होगी, ज्यादा कैसे हो सकती है? नहीं नहीं सर, आप नया बाई भी तो कर सकते हैं ना, ये आपकी बात से मैं एग्री कर रहा हूँ। लेकिन ये जो चीज आप डेफिनेशन वगैरह कह रहे हैं, इसको हम हम्म, पढ़ेंगे, ठीक है, इंशाल्लाह बाय द टाइम हम इसको जरूर पढ़ेंगे, ठीक है। अभी के लिए आप कह लीजिए ठीक है। कि बिल्कुल उसकी एसेट की वैल्यू आप जो डेप्रिसिएशन के पर्सपेक्टिव से कह रहे हैं बिल्कुल कम होगी। मैं ये बाइंग एंड जी। सेलिंग के एतबार से कह रहा हूँ, ठीक है। ओके ओके। ठीक हो गया, इसको हम मजीद भी इम्प्रूव कर लेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। अच्छा जी। बैलेंस शीट अकाउंट्स आर नॉट क्लोज्ड आउट, बैलेंस शीट के अकाउंट्स को बंद नहीं किया जाता एट द एंड ऑफ ईच अकाउंटिंग पीरियड, बल्कि इसको क्या किया जाता है, इसको कंटिन्यू किया जाता है। और जो एक बैलेंस होता है उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद जितना एसेट मजीद बाय किया, तो उससे एसेट्स आपके इंक्रीज हो जाएंगे। जबकि इनकम स्टेटमेंट में आपके एसेट इंक्रीज नहीं होते, बल्कि इंक्रीज होने के बजाय वो आपके अगले साल से दोबारा से बैलेंस शुरू होता है कि इस साल की सेल कितनी है, ये नहीं कहा था इस साल की सेल इतनी है, पिछले साल कितनी थी, कंपैरिजन पर्पस के लिए तो हम बोल सकते हैं यार मोहम्मद साहब, हम कंपैरिजन पर्पस के लिए तो बोल सकते हैं मानुल्लाह साहब। लेकिन हम जी सर। कभी भी ऐसा नहीं होता, कभी ऐसा हो कि पिछले साल इतनी सेल थी उसमें ये इतनी सेल मजीद ऐड होगी, नहीं, पिछला साल गया तो आपकी सेल गई, अब नया साल आया तो सेल इतनी है, लेकिन जो पिछले साल एसेट मौजूद था इस साल भी अब्दुल कयूम साहब उस एसेट को कंटिन्यू रखा जाता है, कहा जाता है कि पिछले साल के एसेट ये थे, इस साल के एसेट ये हैं। ठीक हो गया।
सर वो सेल को जो है आप परफॉर्मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से मॉनिटर कर सकते हैं कि पिछले साल हमारे हाँ करंट शाबाश, मंथ में कितनी परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस परफेक्टली है। से हम कंपेयर कर सकते हैं, जी एग्रीड। सर। शाबाश। अच्छा जी। अच्छा सर, अच्छा। एक और टर्म भी बोली जाती है, ट्रेलिंग 12 मंथ। TTM। टीटीएम, इसका क्या सर आप एब्रीविएशन बना रहे हैं इसकी? ट्रेलिंग 12 मंथ। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, ट्रेलिंग ट्रेलिंग 12 मंथ सेल्स। बिल्कुल ये सही है। ये अक्सर देखने में आया, ये जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है जी जी। वहाँ पे ये जो है ना टर्मिनोलॉजी यूज होती है। और आपको अगर आप देखेंगे उसकी डाटा शीट में, तो नीचे आपको ये चीज़ जो है ना वो शो कर रही होती है कि 2023 में इतनी सेल्स थी, 2024 में इतनी है, और ट्रेलिंग 12 मंथ TTM में इतनी है। बिल्कुल एग्रीड सर, ये आपके टेक्निकल और फाइनेंशियल एनालिसिस जो करते हैं स्टॉक मार्केट वाले उनके लिए होती हैं। तो खैर हम उसके साथ इसको लिंक नहीं जी जी। करते, लेकिन आपसे मैं एग्री करता हूँ, आप जा फरमा रहे हैं, ठीक है। ओके। अच्छा जी। सर आप ये फिगर्स जो जो 2 रुपए की asset थे, ठीक है, फर्स्ट पहले 3 रुपए के और ले लिए, 1 रुपए की डेप्रिसिएट माइनस हो गई, ऐसा ऐसा ऐसा। अगर नए नहीं बाय करेंगे तो मौजूदा एसेट कम होते जाएंगे, खैर डेप्रिसिएशन को भी हम आगे चल के पढ़ेंगे, मजीद डिस्कस करेंगे। तो ये जो वैल्यू को आगे लेके चलना ना, आप पिछले साल ऐसे 2 रुपए है, आप 5 रुपए हो गए, आगे 9 रुपए हो जाएंगे, इनको कहते हैं कि अकोमुलेशन ऑफ ट्रांजेक्शन। तो जो ट्रांजेक्शन होती हैं वो अकोमुलेट होती हैं, अकोमुलेटिंग होती हैं, किसमें? आपकी बैलेंस शीट के केस में। किस केस में सर? बैलेंस शीट के केस में, ठीक है। उसके बाद आपका जो रेट ऑफ रिटर्न है वो भी एसेट्स को कैलकुलेट करके कि यानी कि हमारे एसेट्स हैं कितने और हमें रिटर्न कितना आ रहा है। सर ये चीज भी नॉर्मली लोग देख रहे होते हैं कि अच्छा फलां कंपनी का रेट ऑफ रिटर्न इतना है। अच्छा वो ये नहीं देखते कि कंपनी कमा रही है इतना, ठीक है, तो वो फलानी कंपनी इतना कमा रही है, वो कहते हैं नहीं, कंपनी कितने एसेट से कितना कमा रही है ये देखना जरूरी है। कितने एसेट से कितना कमा रही है, यानी कि एक कंपनी है उसके 20 करोड़ के एसेट हैं और वो 2 लाख कमाती है, और एक कंपनी के एसेट से 1 लाख के हैं वो भी 1 लाख कमा रही है, ठीक है। तो भाईजान जिस कंपनी के एसेट कम होके 1,000 कमा रहे हैं तो इसका रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा है, ये ज्यादा अच्छा काम कर रही है। Thus, though the balance sheet does not present income information, it provides basis for computing rate of return because it presents the assets amount that are required in the computation of rate of return। ये तो सर हमें पहले भी समझ आ गई थी, ठीक है। तो अभी इसके कंपोनेंट्स को हम देखेंगे सर, ठीक है। तो अभी तक आज की क्लास को हम यहाँ तक रखते हैं, मैं इनको रिपीट कर देता हूँ एक दफा कि आपकी बैलेंस शीट आपके एसेट्स, लायबिलिटीज और ऑनर इक्विटी के बारे में बताती है, किसी खास टाइम के बारे में बताती है, ये आपके रिसोर्सेज के बारे में बताती है, ये रेट ऑफ रिटर्न के बारे में बताती है, ये कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में बताती है, ये आपके लिक्विडिटी, फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी, सॉल्वेंसी एंड रिस्क के बारे में बताती है, ठीक है। उसके बाद सर ये आपको बताती है कंपनी की एबिलिटी के बारे में। जो कंपनी की एबिलिटी है, दो तरह से एबिलिटी के बारे में बताती है, एक डेट्स के बारे में और एक इन्वेस्टर को पेमेंट के बारे में। दूसरे नंबर पे ये वैल्यू के बारे में बताती है, और आपको बंदा खुद से भी वैल्यू निकालना चाहे वो भी निकाल सकता है, ये परमानेंट अकाउंट होते हैं। उसके अलावा ये आपको अकाउंटिंग, इसमें फिगर्स अकोमोडेट होके आ रही होती हैं, ठीक है। और इसके बाद आपके एसेट्स जो हैं वो आपके, इससे हम उठा के रेट ऑफ रिटर्न को मालूम कर रहे होते हैं, ठीक है। और आप लोग बड़े सारे लोगों को पता भी नहीं चला कि पॉइंट नंबर ये वाला मैंने इंटेंशनली इग्नोर कर दिया था, ठीक है। ये मैंने ऐसे बातों बातें बताया, लेकिन इसको मैंने स्पेसिफिकली पढ़ा ही नहीं। तो इसमें यह है कि बैलेंस शीट के आपके अकाउंट्स क्लोज नहीं होते जिस तरह से इनकम स्टेटमेंट के क्लोज होते हैं, यानी कि पिछले साल की सेल पिछले साल के साथ खत्म, पिछले साल के एक्सपेंसेस पिछले साल के साथ खत्म, इस साल के एक्सपेंसेस इस साल देखे जाएंगे, ठीक है। जी सर। आज आज हम यहाँ तक रखते हैं, और आपके मैं क्वेश्चन आंसर को सेशन को लेता हूँ। आप लोग के जितने सवालात हैं तो प्लीज आप अपना क्वेश्चन पूछिए। जी। किसी बंदे का भी किसी किस्म का क्वेश्चन हो तो यू मे आस्क। जी। एनी क्वेश्चन? नो क्वेश्चन?
चलें जी। लिक्विडिटी जी कोई मसला नहीं। लिक्विडिटी सर ये है कि आपको अगर एक साल में अपनी लाइबिलिटीज को, जो शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज हैं, जो एक साल के अंदर पे करने वाली हैं, उनको पे करना हो, ठीक है, तो आपके पास आपकी बैलेंस शीट में कितने एसेट्स मौजूद हैं जो कि लॉन्ग टर्म नहीं, शॉर्ट टर्म में बेचे जा सकें एक साल के अंदर अंदर, या आपके पास कितनी चीजें पड़ी हुई हैं जिनको आप बेच के उन लाइबिलिटीज को पे कर सकते हैं, ये आपकी लिक्विडिटी कहलाती है। जितनी आप जितने एसेट्स ज्यादा होंगे, जितनी कंपनी लिक्विड ज्यादा होगी, उतना ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, एग्रीड। चलें जी, अपना ख्याल रखें, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। जी अल्लाह जुबैर हाफिज साहब, सर। सॉफ्टवेयर हमारा है ही नहीं। जुबैर साहब सॉफ्टवेयर किस थर्ड पार्टी का है? वो सॉफ्टवेयर, यही सॉफ्टवेयर और यही बुक मार्केट में $520 की दी जा रही है। डिफरेंट लोग दे रहे हैं, आप इसको मार्केट में रिसर्च भी कर सकते हैं। तो हम तो बुक आपको फ्री दे रहे हैं। उसके बाद सॉफ्टवेयर की वो भी पेमेंट हमने 20,000 से 10,000 करवाई फॉर आवर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये सॉफ्टवेयर कोई हमारा सॉफ्टवेयर नहीं है। अगर हमारा होता तो शायद हम आपके साथ कुछ अकोमोडेशन बिल्कुल कर लेते। तो ये हमें लेके देना है आपको, ठीक है। और उसकी पेमेंट आप डायरेक्ट उस पार्टी को भी हम करवा सकते हैं, ठीक है। आप खुद कर दीजिएगा, ठीक है, आप हमें ना कीजिएगा। तो ये प्रैक्टिस के लिए हमें लेना पड़ेगा। और ये जरूरी है कि सिर्फ हमने क्लासेस सुननी नहीं है, जैसे जो कंसेप्ट हम पढ़ते जा रहे हैं, इसको हम साथ साथ उस प्रैक्टिस सॉफ्टवेयर पे देखते जाएंगे, ताकि हमारा हाथ थोड़ा सेट हो जाए और हम इसको समझ सके, ठीक है। ये आपका सॉफ्टवेयर एक लैपटॉप पे, आपका ये आपका दिल करे 1 साल यूज करें, दिल करे 2 साल यूज करें। ये नॉर्मली वो लाइसेंस 1 साल की देते हैं, लेकिन हम उनको रिक्वेस्ट करके इसको एक्सटेंड करवा देंगे आपको, ठीक है। तो सिस्टम एक ही सिस्टम में होगा, ये नहीं कि एक टाइम में आप कहें जी मुझे ये फलाने मोबाइल में मैंने किया था या लैपटॉप में किया था, तो सर सॉरी, मतलब अब मैं सिस्टम बदलना चाहता हूं, तो नहीं, वो चेंज नहीं करते। ठीक है। ठीक है सर, इस लैपटॉप सॉफ्टवेयर की थोड़ी डिटेल्स जो हैं वो शेयर कर दीजिएगा आप अकाउंट में। और अभी जो आपने लेक्चर जो दिए इसमें से कुछ क्वेश्चन होंगे तो पूरा लेक्चर दोबारा सुन के फिर आपसे नेक्स्ट टाइम में जो जो क्वेश्चन होंगे वो सर करेंगे। बिल्कुल क्वेश्चन पूछिएगा, आई विल बी देयर, नंबर 1। और नंबर 2 पे जो सॉफ्टवेयर है, ये मेरी तरफ से रिकमेंडेड है प्रैक्टिस के लिए, और आपने नहीं लेना तो मेरी तरफ से हुक्म नहीं है। लेकिन अगर आपने पेपर पढ़ के पास करना है, तो मेरी तरफ से ही हुक्म है पेपर पास करने के लिए कि आप इसको लेंगे। अगर आपको है कि नहीं सर इसके बगैर मैं चल सकता हूँ, मुझे जरूरत नहीं है, तो आप ना लीजिए, ठीक है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि इस सॉफ्टवेयर की वजह से आपके जो चांसेस ऑफ पासिंग है वो इम्प्रूव हो जाएंगे। कैसे इम्प्रूव हो जाएंगे? सर अभी मैंने एक बैलेंस शीट का सवाल आपको देखा, तो आपको थोड़ा सा आइडिया होगा, यार अच्छा, सामने में आप गलत आंसर करेंगे तो उसके ऊपर वो आपको उस पर भी जवाब देगा कि इसमें ये तो जो जवाब दे रहे हैं इसका मतलब तो ये होता है। तो हमें तो अपने आप को कंसेप्चुअली स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है। ठीक है। ठीक। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। थैंक